कल हम लोग कहाँ तो पढ़े थे? उपनिषद हो गया ना? अगली हेडिंग रहेगी वेदांत। कौन सी हेडिंग है? क्रम क्रम क्या है? हेडिंग का क्रम संख्या है? नहीं, हेडिंग चौथा है या पांचवा? अब पांचवा लिखाना ना। ठीक। वेदांत शिवानी कहाँ रह गई बेटा? कहाँ रह गई तुम्हारे? ठीक, बढ़िया। पढ़ लो, एग्जाम की डेट आने वाली है। कितना जोर शोर से हम लोग पढ़ा रहे हैं गर्मी में। ठीक, कल कितनी गर्मी भयंकर थी। कहना और करना, ठीक है। पंखे की व्यवस्था मतलब पंखा तो लगा ही है, लेकिन बात इन्वर्टर की है। अब वो इन्वर्टर की जो क्षमता है उतनी नहीं होगी अभी। कल एक सर्कुलर आया है, आपको शायद पता होगा अगर एक बार आप पढ़े होंगे, कि अब बीटीसी से लेके बीए बीएससी एमएससी तक सब में आ गया है कि 75, मतलब पहले नियम तो पहले ही था कि 75% उपस्थिति अनिवार्य है, ये पहले ही था। लेकिन अब क्या करेंगे वो लोग, पहले हम लोग करते क्या थे, लिख पढ़ के दे दिया जाता था, हाँ सारे बच्चे 75-78-80% आते हैं। अब वो कहा कि हम कैमरे में निगरानी करेंगे। उसने कह दिया कि हम कैमरे में निगरानी करेंगे, मतलब कि जैसे आप इतनी आई हो, बीटीसी मान लीजिए आप 50 हो, आए आप 5 हो, तो ऐसे क्या होता था, ऑफलाइन में रिकॉर्ड बना के दे दिया जाता था या ठीक। लेकिन अब वो कैमरे से निगरानी करेगा, मतलब कुल मिला के अब जो बिना क्लास वाले रहते थे अब उनके लिए दिक्कत हो सकती है। हैं? अरे कहे तो अब कैसे स्टार्ट होगा, मतलब पेपर में दे दिए, जियो दे दिए, उसे तो स्टार्ट करते हैं। जियो का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट आर्डर। जियो का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट आर्डर। वो लेटर आपके कॉलेज में डाल दिया तो वही हो गया ना, वो आके आपको कहेगा थोड़ी भैया ऐसे थोड़ी हो गया, लेटर जारी कर दिया, वो आर्डर तुरंत से हो गया, वो कर दिया है। अब वो कैसे क्या करता है आगे अलग की बात है, लेकिन 75% को अनिवार्य कर दिया। और अब देखिए यहाँ भी कैमरा लगने वाला है, यहाँ भी कैमरा लगेगा, मतलब ये दिखाने के लिए कि भाई जो बच्चे आ रहे हैं ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो एक है बचने का तरीका, लेकिन फिलहाल ठीक। आइए हम लोग पढ़ते हैं। कल यहाँ छोड़ के वेदांत। उपनिषद समझ में आ गया था ना? उपनिषद क्या था? स्वाति बताओ थोड़ा, देखें। वेरी गुड, बैठ जाओ। प्राची तो बताओ, अरड़क ग्रंथ क्या था? कौन लोग? कौन लोग रहते थे बताओ, 2 ही 3 तो नाम था। घर जाके पढ़ती नहीं है ना? बैठ जाओ। मैं बताओ बेटा। हाँ, अरड़क ग्रंथ। मतलब होता है वन। हाँ। और जो मुनियों ने जो रचना की है, हाँ। वन में की। हाँ, नहीं वन में नहीं की थी, बैठ जाओ। ऐसे था कि जो पठन पाठ हो गया, बात वही है कि जो जो जंगल में रहते हैं, जैसे कौन रहते हैं जंगल में? मुनि, वानप्रस्थी, बनवासी, ये लोग कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं। तो इन लोगों के द्वारा जो रचना की गई या जो पठन पाठन का कार्य किया गया, उसे हम लोग कहते हैं अरण्यक ग्रंथ। और एक ग्रंथ होता है ब्राह्मण ग्रंथ ना। तो ब्राह्मण ग्रंथ में हमने आपको बताया था कि जो वेद थे, चूंकि वेद बहुत कठिन था, वेदों की सरल भाषा में व्याख्या करके और आसान करके जो पुस्तक लिखी गई उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ठीक, ये हो गया। उपनिषद में दर्शन हो गया। वेदांग में देखिए क्या क्या है, लिखिए। वेदांग
वेदों की व्याख्या करते हैं। वेदों की व्याख्या करते हैं। इनकी संख्या 6 है। इनकी संख्या 6 है। जैसे शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। कल्प 6 हो गए ना। ये क्या है? वेदांग है, मतलब वेदों के अंग है। ठीक, इसमें वेदों की व्याख्या की गई है। अगली हेडिंग निकालिए, सूत्र। सूत्र सूत्र एक साहित्य लेख है। सूत्र एक साहित्य लेख है जिसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त किया गया है। इसमें यज्ञों के विधि विधान पर प्रकाश डाला गया है। यज्ञों के विधि विधान पर प्रकाश डाला गया है। गृह सूत्र में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। धर्म सूत्र में चार आश्रमों के कर्तव्यों का तथा सामाजिक नियमों का वर्णन किया गया है। कल हम लोग 4 आश्रम बारे में पढ़े थे। उसके पहले हम लोग 4 वर्ण के बारे में पढ़े थे। चारों वर्ण का नाम और चारों आश्रम का नाम क्रम से किसको पता है?
कोई बताए? चारों वर्ण का नाम और चारों आश्रम का नाम, कोई बताए? बताओ। ठीक, और हाँ, ये बढ़िया, ठीक है, ये आपको बोलना नहीं चाहिए। ठीक, आश्रम का कभी कभी हम देखते हैं आप लोग बताते हैं लेकिन क्रम से नहीं बताते हैं, तो इसका क्रम यही होगा। कल हम लोगों ने इसको डिटेल बताया था आपको हम कि आश्रम के का बंटवारा कैसे हुआ था और इनके किस आश्रम में व्यक्ति के कौन कौन से कर्तव्य थे। उसी तरीके से वर्ण व्यवस्था में हमने आपको बताया था कि 4 वर्ण हैं और चारों वर्णों का अपना काम था, काम बटा हुआ था। वर्ण का अर्थ होता है रंग, पहले ये विभाजन रंग के आधार पर था। जो सफ़ेद थे उनको ब्राह्मण क्षत्रिय कहा गया, जो थोड़े से पीत थे मतलब पीले थे उनको ये कहा गया, और जो सबसे काले थे उनको शूद्र कहा गया। ये रंग के आधार पर था। बाद में क्या हुआ, इनका जो विभाजन था कार्यों के आधार पर कर दिया गया कि ब्राह्मण का कार्य ये होगा, क्षत्रिय का ये होगा, वैश्य का ये होगा, शूद्र का ये होगा। और बाद में यही वर्ण व्यवस्था आगे चलकर जाति का रूप धारण कर लेती है और आज हमारे भारत में लगभग 4 से 5 जातियाँ हैं। और आश्रम व्यवस्था की बात हो गई, तो जो ये सूत्र दिया हुआ है, सूत्र में व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के विधि विधानों का बात वही हो गई। जो आश्रम व्यवस्था में हमने आपको बताया कि उन चारों में भी विधि विधान की बात थी। ब्रह्मचर्य में आपको क्या करना है, गृहस्थ में क्या करना है, वानप्रस्थ, तो वही चीज जो ये जो सूत्र थे इनमें व्यक्ति के जन्म से लेकर के मतलब कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जितने विधि विधान हुआ करते थे सबका वर्णन आपको इसमें मिलेगा। जैसे गृह सूत्र हो गया, धर्म सूत्र हो गया, इस तरीके से। अगली हेडिंग डालिए, उपवेद। उपवेद लिखिए, प्रत्येक वेद का अपना एक उपवेद भी है। ये उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, और एक लास्ट में है शिल्पवेद। ठीक, जैसे जो 4 वेद थे उन चारों में एक उपवेद भी है जो कि इन चारों नाम से जाने जाते हैं, इससे हम लोग कहते हैं उपवेद। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। अगली हेडिंग रहेगी पुराण। देखिए आर्य कितने शिक्षित थे, जितना हम लोग वेदों के बारे में पढ़ते हैं, वेद पुराण सारी की स्थापना यहीं पर हो जाती है। मतलब जो आर्य हमारे यहाँ आते हैं, जब ऋग्वेद शुरू होता है तभी से हमारे यहाँ साहित्य की शुरुआत हो जाती है, वेदों की शुरुआत हो जाती है। इन्हीं के आधार पर अभी जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने आपको पढ़ा था कि प्रादेशिक अंग शुरू हो गए, जैसे मगध, अवंतकी, कल में लिखा था ना अवंती, मत्स्य, कुछ ऐसे राज्य थे जिनकी स्थापना हो चुकी थी। अभी जब ये टॉपिक खत्म होगी तब आप देखिएगा महाजनपद आएगा, वैदिक बुद्ध और जैन का काल आएगा। मतलब फिर धीरे धीरे अब क्या होगा कि हमारे देश में विद्वान भाई जब इन सब चीज़ों की स्थापना हो जाती है, वेद की, पुराण की, वेदांत की, तो लोग पढ़ने लिखने लगते हैं, तार्किक क्षमता बढ़ने लगती है। जब तार्किक क्षमता बढ़ती है तब लोग करते क्या है कि समाज सुधार की बात करने लगते हैं।
अपने जो जैसे पढ़ता है, जो जिसका जैसे दिमाग होता है, तो इसी के संदर्भ में आप देखेंगे महात्मा बुद्ध और महावीर जैन का जन्म होता है। इन लोगों ने जितने भी समाज में कुरीतियाँ थी, आडंबर थे, अंधभक्ति जो थी, जो दिखावा के लिए चीज़ें हुआ करती, इन सब का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। कुरीतियों का इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया। और ये जो धर्म, पूजा पाठ जो कि बिना मतलब के, जैसे इनको जो जिसमें लोग बिल्कुल जाके डूब जाते थे, तो इन लोगों ने इसका बहुत विरोध किया और अपने विचारों को प्रचार करने के लिए यहाँ से भारत से लेकर लंका, श्रीलंका तक इन्होंने प्रचार किया कि जो पाखंड है, धर्म अलग होता है, पाखंड अलग होता है। जो धर्म होता है वो तो सही है, लेकिन धर्म के आड़ में जो पाखंड होता है वो गलत होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आडंबर, रूढ़िवादिता, दिखावापन, जो कि हमारे समाज में ये क्या होता है, हानिकारक होता है। तो अभी इनकी टॉपिक आगे आएगी। पुराण लिखिए। पुराणों की कुल संख्या 18 है। इसमें प्राचीन आख्यान, वर्णित है। पुराणों में ब्रह्म, मत्स्य, विष्णु, ब्रह्म, मत्स्य, विष्णु, अग्नि, वायु, और गरुड़ पुराण महत्वपूर्ण है। इन 18 पुराणों के 18 उपपुराण भी हैं। 18 उपपुराण भी हैं। रामायण, अगली हेडिंग रामायण। लिखिए, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महर्षि वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि कैसे लिखा जाएगा भाई? मैं लिख रहा हूँ, आप बताइए। चारों कौन से सही है? चारों अंतर है ना कुछ? है? दिख नहीं रहा है? कौन से सही है? है? तीसरा। और बताओ।
ठीक है। और क्या नाम है? शिवानी? ठीक है। अंशु? सेकंड वाला ही कंफर्म है? बाकी लोग? सेकंड वाला। कुछ सोच के बदल दो, चौथा बता दो, पहला बता दो है। सेकंड वाला है, सेकंड वाला ही सही है। वाल्मीकि नहीं होता है, ठीक है, वाल्मीकि होता है। और ये जो मैं लिखा हूँ ये तो किसी कीमत पे नहीं होगा। इसी दो में हमें लगेगा आप लोग कंफ्यूज होंगे, तीसरा कैसे जाएगा? वाल्मीकि है, ठीक है, वाल्मीकि और वाल्मीकि। किताबों में आपको वाल्मीकि मिलेगा, यहाँ भी वाल्मीकि लिखा गया है, आपकी किताब में भी वाल्मीकि होगा, लेकिन जब शुद्ध की बात आएगी तो वाल्मीकि होगा। मात्रा ऐसे रहेगी, वा आधार है, म पे बड़ी की मात्रा, का पे छोटी की मात्रा। और बाकी इधर वाले तो तुक्का मारे थे, इन्होंने देखा कि सभी लोग दो नंबर बता रहे हैं, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं 2 नंबर। अरे हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, तुम सही बताइए हो। ठीक, वाल्मीकि। तो रामायण की क्या लिखा है? अभी हम सेंटेंस कहिए। हाँ, इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। इसकी रचना का काल, इसकी रचना का काल लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। अगला, महाभारत। महाभारत वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। माना जाता है कि यह अपने मूल रूप में नहीं है, इसमें बहुत सारे दंत कथाएं और प्रसंग बाद में जोड़े गए। शुरुआत में महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता था। अर्थात महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। जय संहिता था।
ठीक, ये टॉपिक आपकी समाप्त हो गई। अगली टॉपिक रहेगी महाजनपद काल। महाजनपद काल। ठीक, अब थोड़ा सा इसको बता दें आपको। देखिए इसमें था क्या कि जब आर्य लोग जब आए यहाँ पे तो इन कितना लगभग हमने बताया कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल था, लगभग 1900 के आसपास। तो इन 1900 सालों में बहुत सारे परिवर्तन हमारे यहाँ हुए और इन परिवर्तन में भी हम लोगों ने देखा कि जितने भी हम लोग वेद पुराण महाकाव्य पढ़ते हैं सबकी रचना इसी के समय में हो चुकी थी। तो इसका मतलब कि लोग बौद्धिक हो गए थे, लोग पढ़े लिखे हो गए थे। तो इन लोगों ने धीरे धीरे राज्य की स्थापना करना भी चालू कर दी। ये लोग क्षेत्र जिसे एक राज्य हुआ करता था, तो अभी हमने आपको बताया था कि जब कोई बड़ा राज्य होता है तो शासन और प्रशासन दोनों की दृष्टि से उसका काम करना बड़ा कठिन होता है। तो धीरे धीरे होता क्या है कि बड़े राज्य को कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। जैसे जैसे अगर हम लोग भारत की बात करें, जो हमारा भारत देश है, अगर हम राष्ट्र की बात करें, कहीं भी आपको मिलता है कि राज, तीनों का मतलब एक ही होगा, क्या अलग अलग होगा? एक का तो आपको पता है राज्य, ठीक, जो हम लोग का उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। इस राज्य का मतलब होता है कि ओवरऑल एक, जैसे भारत हमारा एक राज्य है, ठीक, हमारा जो भारत है एक राज्य है। तो जब राज्य को कई भागों में लोग बांटते हैं तो राज्य हो जाता है, नहीं तो पूरा जो भारत को बात करेंगे तो राज्य कहा जाएगा, क्योंकि राजा एक होता था। ठीक, और ये जो राज्य होता है, हाँ, रस, ठीक। फिलहाल तो हुआ क्या उस समय कि उस समय उत्तर वैदिक काल में ही हमने आपको थोड़ा सा पढ़ाया कि इस समय राज्य को छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया गया था और कुछ राज्यों की उत्पत्ति जो है हो गई थी। जैसे अवंती हो गई थी, मत्स्य हो गया था, मगध हो गया था, कौशल निषाद हो गया, 3-4 हमने आपको लिखाया था। तो अब क्या हुआ कि छोटे छोटे राज्य क्या हो रहे थे, स्थापित हो रहे थे। तो इनके बाद जो हुआ कि क्या हुआ कि पूरे, भाई हमने आपको बताया कि एक चरम होता है, हर सत्ता का, एक शासन का एक चरम होता है। जब ऐसा नहीं है कि आज इतने मजबूत थे तो कभी हारेंगे नहीं, एक समय के बाद जब आखिरी दौर आता है तो इनकी भी सत्ता क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। जब राजा कमज़ोर हो जाता है तो बहुत सारे राजा टाइप के लोग पैदा हो जाते हैं, अपना अपने को राजा घोषित कर देते हैं, कहते हैं ये वाला गांव हमारा है, ये वाला एरिया हमारा है, तो राज्य की स्थापना हो जाती है। तो इसी दृश्य से हुआ क्या कि जब ये लोग कमज़ोर होने लगे तो छोटे छोटे राज्यों की स्थापना होने लगी। इसी को कहा जाता है महाजनपद काल। इसमें जो है लगभग 16 राज्यों की स्थापना होती है, 16 राज्यों की स्थापना होती है। और इस महाजनपद काल में जब 16 राज्य स्थापित हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब 16 राजा होंगे तो लड़ाई चालू हो जाएगी, हम इन पे कब्जा कर लें, वो हमारे पे कब्जा कर लें। उसमें होता क्या, जब जो राजा कमज़ोर हो जाता है तब वो पराजित हो जाता है। फिर वही बात आई कि अभी हमने बता दिया ना कि उनको जब पराजित करते थे तो उनको मारते थे, उनके घोड़े को उठा लाते थे, उनकी पत्नी 100, 200, 500 बताया था ना, तो वो नामात्र की पत्नी हुआ करती थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे महाजनपद काल की उत्पत्ति होती है और इस महाजनपद काल में 16 राज्यों की स्थापना होती है, जो कि प्राचीन भारत के पहले राज्य को माने जाएंगे। एक अंगुत्तर निकाय होता है, ठीक है,
अंगुत्तर निकाय। इसी में जो है 16 राज्यों के बारे में पूरा बताया गया है। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे पहले कि महाजनपद काल भूमिका कैसे थी इसकी और कैसे शुरुआत होती है। लिखिए हेडिंग डाल के, महाजनपद काल लिखिए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भारत में किसी का एक छत्र शासन नहीं था। एक छत्र शासन, हाँ, एक छत्र मतलब एकाधिकार जिसका होता है उसे कहा जाता है एक छत्र शासन नहीं था। भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो गया था। जिसमें कुछ राजतंत्र और कुछ गणतंत्र थे। ये गणतंत्र क्या होता है बताओ भाई शिवानी, इसको डिफाइन करिए आप। राजतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र बताओ, राजतंत्र तो हम बता दिए हैं आपको, गणतंत्र बताइए क्या होता है? लोकतंत्र नहीं मालूम है? यही, हाँ वही है, बताओ। सर मतलब राजतंत्र में जहाँ जिसे राजा का जो रहता है वंश के अनुसार हम्म, चलता है हम्म, वो राजतंत्र। हाँ। और गणतंत्र जहाँ जनता चुनती है हाँ राजा। ठीक, बैठ जाओ, यही है। राजतंत्र तो होता है जहाँ सिर्फ एक राजा का तंत्र होता है, ठीक है। राजा जो कह देता है वही होता है, राजा वंशानुगत होता है, राजा गद्दी में बैठ गया तो मरते दम तक रहता है। और जो गणतंत्र होता है, इसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, जो इसमें हमारे यहाँ चल रहा है। इसमें होता क्या है कि सारा सब कुछ जनता के हिसाब से होता है, जनता ही उनको चुनती है, जनता ही उनको उतारती है और वो जनता के लिए ही काम करते हैं। तो इस समय जिस भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब आर्यों का शासन एक छत्र समाप्त हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो भारत में बहुत सारे छोटे और बड़े राज्यों की उत्पत्ति हो जाती है। इसमें से कुछ राज्य तो राजतंत्र के थे और कुछ गणतंत्र। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है, अभी गणतंत्र वहाँ नहीं आया था, राजतंत्र ही पढ़ा गया ना कि राजा का लड़का वंशानुगत, तो राजतंत्र था। लेकिन जो नए राज्यों की उत्पत्ति हुई, इसमें कुछ राज्य राजतंत्र थे और कुछ गणतंत्र थे। आगे लिखिए। गणतंत्र राज्यों की स्थापना के मूल कारण राज्यों की अयोग्यता थी। सॉरी, राज्यों की नहीं, राजाओं की अयोग्यता थी। एक मिनट, एक शब्द और जोड़ना है, एक मिनट। क्या लिखिए आप लोग? गणतंत्र राज्यों की स्थापना के मूल कारण राजाओं की अयोग्यता एवं
अत्याचार, एक शब्द जोड़ लो, अयोग्यता एवं अत्याचार थे। छठी शताब्दी आते आते, छठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते प्रत्येक जनपद का विस्तार हो चुका था। कुछ का विस्तार युद्धों के माध्यम से अधिक हुआ, इसीलिए इन्हें महाजनपद काल कहा जाता है। महाजनपद काल कहा जाता है। अगली हेडिंग करिए, भारत के प्रारंभिक सोलह महाजनपदों का उल्लेख, कहीं कहीं आपको सोडस भी मिलेगा। ठीक, बड़ा सा रहेगा। इसका मतलब क्या होता है? सोडस मतलब 16। कहीं कहीं आपको ये 16, कहीं की गिनती वाला 16 और कहीं की सोडस भी रहेगा, क्योंकि संस्कृत का शब्द है। तो उस समय तो आप तीनों याद रखिएगा। ये वाला कामा क्यों लगाया जाता मालूम है? ये 16 हो गया। जैसे अगर हम ऐसे कर दिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? नहीं पता है? बताओ, खुद बताओ। हाँ, इसका मतलब कि ये जो है यहाँ रहेगा। ठीक, तो 16 जो महाजनपद होता है, आपको 16 भी लिखा मिलेगा, गिनती वाला भी 16 मिलेगा और सोडस मिलेगा। इन्हें महाजनपद क्यों कहा जाता है? कुछ जिले ऐसे थे जिनको युद्ध के माध्यम से उनका विस्तार ज़्यादा कर दिया गया था, भाई बढ़ गया था, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? महाजनपद। इसमें लिखिए, बौद्ध एवं जैन साहित्य से, बौद्ध एवं जैन साहित्य से हमें यह प्राप्त होता है कि तत्कालीन भारत अनेक राज्यों में विभाजित था, इनमें 16 राज्य प्रमुख थे।
चूंकि राज्यों की संख्या 16 होने के कारण ही राज्यों की संख्या 16 होने के कारण ही इन्हें 16 महाजनपद कहा जाता था। सोलह महाजनपदों के बारे में उल्लेख बौद्ध एवं जैन साहित्य के अलावा बौद्ध एवं जैन साहित्य के अलावा पाणिनि के अष्टाध्यायी से मिलती है। अष्टाध्यायी से मिलती है। एक तरफ लिखिए महाजनपद और एक तरफ लिखिए राजधानी। राजधानी राज्य में लिखिए अंग, मगध, काशी। महाजनपद में लिखिए अंग, मगध, काशी। कौशल, कौशल लिखा जाता है, कौशल नहीं, कौशल, भागलपुर, पटना, वाराणसी, फैजाबाद। पटना, वाराणसी, इनकी राजधानी लिखिए अंग का चंपा, चंपा, गिरिब्रज, राजगिरी, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, मुंगेर, गया, वाराणसी का वाराणसी ही और फैजाबाद का फैजाबाद।
गलत हो गया एक चीज़। काट दो बेटा, ये इतना लिखिए अब, उसको काट देना। वो वर्तमान नाम था, ये 4 हुआ। इसके आगे लिखिए वज्जी। वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली। विदेह, चेदी, शक्तिमती, वश्य, कौशाम्बी, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिछत्र, अस्मक, पोटली, मत्स्य, पंचाल होता है या पांचाल? पंचाल, हाँ पंचाल। वो अभी बता रहा हूँ, जो जो पूछना चाहे बता रहा हूँ। मत्स्य, विराटनगर, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, मल्ल, कुशावती, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, हाटक, अवंती, उज्जैन, महिष्मति। हो गया, आराम से।
16 हो गया ना। जो पंचाल और जो पूछना चाह रहे पंचाली, ध्रुव किसको कहा जाता है पंचाली? हाँ हाँ, द्रौपदी क्या कहा जाता है? पांचाली। चूंकि वो पंचाल की रहने वाली थी इसलिए उनको पंचाली कहा जाता था। मतलब एक तरीके से ये संज्ञा हो गया, ठीक, और वो क्या हो गया? वो सर्वनाम हो गया उनका। तो वो पांचाल के रहने वाली थी इसलिए उनको पांचाली कहा जाता था। तो वो जो पांचाली होगा वो पांचाली होगा, ये क्या हो जाएगा? पंचाल। ये 16 महाजनपद थे उस समय, और 16 महाजनपदों की राजधानी थी। इसमें जो महत्वपूर्ण आपको बता दें, जैसे इतना 16 तो किसी को जल्दी याद नहीं होगा, आपको टिक लगा लीजिए। जो पूछता है, बाकी पूरा अगर आप याद करें बहुत अच्छी बात है। आओ भाई, ठीक, कौशल, ठीक, ये लगभग 5-6 हो। और इन 5-6 में अगर हम बात करें तो ज़्यादा जो पूछता है, ठीक है, कौशल पूछता है, पूर्व बहुत पूछता है। इस तरीके से आप देखिए 5-6 तो कम आपको याद होना चाहिए। जैसे पूछ देगा कि इससे सवाल कैसे बनेगा कि 16 महाजनपद में या 16 महाजनपदों में कौन नहीं आता या कौन आता है, इस तरह से घुमाता है कि अगर पूछेगा कि कौन नहीं आता तो 3 दिया रहेगा, एक चौथा कोई बाहरी नाम दे देगा। और कभी कभी क्या करता है कि उनकी राजधानी मिलाने को बोल देता है, या पूछ देता है कि मगध की राजधानी क्या थी, कौशल की राजधानी क्या थी, इस तरह भी पूछेगा। तो ये 5-6 के बारे में ज़्यादा पूछता है, इसको आप दिमाग में अपने बैठा दीजिएगा। तो ये 16 महाजनपद थे। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग को पढ़ना भी पड़ेगा, 2-2 लाइन लिखाएंगे फिलहाल। पहले हेडिंग करिए, अंग, क्रम से मतलब नहीं, नंबर 1 डालिए, अंग, अंग, बहुत इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। राजधानी का नाम मैंने लिखवा ही दिया, इसमें केवल हमको एक स्थान दिखाना है, राजधानी लिखना है, बहुत ज़्यादा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगली टॉपिक हम लोग की रहेगी मगध का साम्राज्य। मगध का साम्राज्य